नमस्ते, सबका स्वागत है यहाँ पे। कल निर्मला सीतारमण जी की पहली बजट पेश हुई थी। इसके ऊपर कई ओपिनियंस हैं, कई डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, कई सक्सेसेस हैं, कई खुशियाँ मनाए, कोई सेलिब्रेट कर रहा है। इन सब की चर्चा करने के लिए आज हम आपके सामने हैं और मैं चाहता हूँ कि अगर आप में से कुछ लोग भी अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, बस हाथ खड़ा कर दीजिएगा, मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि पहले मैं अपने ये जो पैनल में जो हमारे चार वेरी वाइज पीपल, 4 वाइज मैन जिसको कहा जाता है, हमारे साथ हैं। इनसे एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी डिस्कशन होगी। उसके बाद 2-3 सवाल होंगे, फिर मैं आपके पास आऊँगा आपके जो सवाल लेने के लिए। ये बजट जो एक्सपेक्टेशंस थे वो ऐसा था कि ये ऐसे टाइम पे आ रही है जबकि बीजेपी को, एनडीए को एक रिकॉर्ड मैंडेट मिला है इलेक्शंस में। तो हम सब का सोचना ये था कि इस मैंडेट को लेके ये बहुत डिफ़िकल्ट रिफॉर्म्स जो कि पिछले 5-7 साल में नहीं हो पाए हैं, शायद कर पाएंगे। ऐसा हुआ नहीं, मगर या हुआ है तो हम जानते नहीं। हमारे विशेषज्ञ ये बताएंगे कि हुआ है या नहीं हुआ है और क्या हो सकता था। दूसरा ये था कि एक बड़ी डिफ़िकल्ट जगह पे है इस वक्त भारत। जो मेरा अंदाज़ा है कि एक स्लो डाउन हमारी तरफ काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। ये स्लो डाउन भारत अकेले में नहीं, पूरे विश्व में, पूरे देश, पूरे दुनिया में एक स्लो डाउन आ रहा है कि स्लो डाउन की संभावना हो रही है। और ये लार्जली चाइना और यूएस की लड़ाई, ट्रेड वॉर की वजह से हो रहा है। लेकिन बाकी प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, लिक्विडिटी क्राइसिस, इन सब की का भी छोटा छोटा योगदान है। इंडिया इस ग्लोबल स्लो डाउन से बच नहीं सकता। ऐसे स्लो डाउन में आते हुए हमारा एक्सपेक्टेशन था, हमारी अपेक्षा थी कि शायद ऐसा बजट हो जो कि ग्रोथ को वापस ज़ोरों से अपनी खड़ा कर सके या अंदर स्टेबिलिटी में ज़्यादा खड़ा कर सके। इस प्रकार की डिबेट्स हो रही थी। फिस्कल डेफिसिट बढ़ाया जाए, इन्फ्लेशन लगाया जाए या ना लगाया जाए, एट्सेट्रा। इस चर्चा के लिए अब मैं अपने पैनल को इनवाइट करता हूं। सबसे पहले ज़फ़र इस्लाम जी, आपका क्या क्विक थॉट्स 1-2 मिनट के अंदर अगर ओपनिंग थॉट्स बता दीजिए इस बजट के बारे में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं निर्मला जी को कि उन्होंने एक बहुत अच्छा बजट पेश किया जो कि पूरे देश के हर वर्ग के लोगों के लिए है। इसमें चाहे जो भी वर्ग हो, अपने आप के लिए कुछ ना कुछ देखता है। और वो कैसे हो सकता है, अगर आप देखिए तो प्रोग्रेसिव बजट है। जब हमें इतना बड़ा मैंडेट मिला, और मैंडेट मिला कि हम एक नया देश देखना चाहते हैं, न्यू इंडिया। न्यू इंडिया में क्या होना चाहिए कि हर एक नागरिक के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो सुविधाएं जो जिससे कभी बहुत सारे अपने देश के देशवासी लोग वंचित रहे, उन सुविधाओं को मुहैया कराया जाए हर नागरिकों को। तो इसलिए आप देखिए इसमें हमने हर वर्गों का ख्याल रखा है। अगर किसी के पास छत नहीं तो उनको छत दिया जाए, घर दिया जाए। जिनके पास बिजली घर तक नहीं पहुंची वहां तक बिजली पहुंचाया जाए। जिनके पास सड़क नहीं है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे एक नौजवान हो, चाहे महिला हो, हर लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जब अच्छा होता है तो मिडिल क्लास को या लोअर मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उनको सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। उसके साथ साथ देखिए, अभी वो कह रहे थे कि इकोनॉमी में स्लो डाउन है और एक ऐसे फेज़ में है जाके ग्लोबल स्लो डाउन के साथ इंडिया में भी स्लो डाउन है। देखिए इंडिया, कम से कम इंडिया एक आइसोलेशन में देखा जा सकता है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है, ग्रोथ मोमेंटम है और हो सकता है। थोड़ा स्लो डाउन इसलिए हुआ था कि एनबीएफसी सेक्टर में थोड़ा सा जो कमी आई थी वो क्रेडिट फ्लो की वजह से, उसको भी इसमें जो है पूरी तरह से वो कंसर्न को भी एड्रेस किया है। तो बजट अगर पूरे पर्सपेक्टिव से देखें, चाहे गरीब आदमी के लिए, उसके उत्थान के लिए प्रोग्रेसिव बजट है, गरीबों के लिए है, मिडिल क्लास के लिए है, या आप बिजनेस कम्युनिटी के लिए है। हाँ, अगर थोड़ा सा नाराज़गी होगी, या नाराज़गी नहीं, मैं कहता हूँ कि शायद उनको खुशी भी होगी, जो अपर इनकम लेवल है उनको थोड़ा टैक्स ज़्यादा है, थोड़ा उन पर टैक्स लगाया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे जो 30-40 हज़ार लोग हैं, वो जाहिर है वो अपना सौभाग्य समझेंगे कि उनके कंट्रीब्यूशन से देश के गरीब तबका के लोग जिनको आज तक बहुत सारी चीज़ें नहीं मुहैया कर पाए, उन तक हम वो चीज़ पहुंचाने में सरकार कामयाब होगी और कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन उसमें भी रहेगा। तो उसके अलावा अगर आप देखिए तो हर वर्गों के लिए, हर समाज के हर लोगों के लिए हमने कुछ ना कुछ किया है। थैंक यू ज़फ़र साहब। ये बड़ी अनोखी आपकी
टिप्पणी है कि कोई टैक्स ज़्यादा दे तो उसे खुशी मिलनी चाहिए। वेरी यूनिक। मैं आपके पास वापस आऊँगा इस पे। सक्सेना साहब। धन्यवाद। मैं 3-4 बातें कहना चाहूँगा। पहला तो ये कि यदि हम ये मानते हैं कि हमारा जो ध्येय है वो इंक्लूसिव ग्रोथ है या गरीबों के लिए हम करना चाहते हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कि जो बॉटम 50% हैं उनकी रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। आंकड़े ये बताते हैं कि जब इकॉनमी हमारी 7-8% के रेट से बढ़ रही है, जो बॉटम 50% है इनकी रेट ऑफ ग्रोथ सिर्फ 1 या 2% है। तो पहला हमारा गोल ये होना चाहिए कि जो हमारे आधे नीचे के आधे के लोग हैं इनकी भी वही रेट ऑफ ग्रोथ होगी जो कि पूरी इकोनॉमी की है, ताकि इनइक्वालिटी ना बढ़े। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि मैं चाह रहा था कि जैसे कि हमने सरकार ने अनाउंस किया कि फार्मर्स की इनकम दुगनी हो जाएगी, वैसे हम ये भी कहें कि जो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और नर्सेस का नंबर दुगना हो जाएगा, क्योंकि अभी बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आपने देखा होगा कितनी अधिक कमी है। तो एक प्लान होना चाहिए कि 5 साल में हम डॉक्टर्स का और नर्सेस का नंबर रूरल एरियाज़ में ख़ास तौर से दुगना करेंगे। तीसरी बात यह है कि किसानों के लिए हमने जो किसानों के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं उन्हें ख़त्म करना चाहिए। आज किसान किसी नॉन ट्रेडर को सामान अपना बेच ही नहीं सकता। आज का किसान अगर चाहे कि अपनी ज़मीन पे इंडस्ट्री लगाए तो नहीं लगा सकता। आज का किसान अगर यह हम चाहे कि वो अपनी ज़मीन लीज आउट करे तो बहुत सारे उत्तर प्रदेश वगैरह में नहीं कर सकता। जो एक सीमांत किसान है, मार्जिनल फार्मर है उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में, अपनी ज़मीन बेच के बाहर भी नहीं जा सकता। तो ये बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं हमने। साथ ही साथ ये जो वैल्यू चेन होना चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि किसान को जो दाम मिलता है अपने प्रोड्यूस का वो बहुत कम होता है जो कि कंज्यूमर पे करता है। सक्सेना साहब थोड़ा माइक में बोल दीजिए, जस्ट ब्रिंग द माइक। जी। तीसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि बहुत चर्चा हुई है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट 6% कोई बहुत अधिक नहीं है, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ जॉब्स हैं वो बहुत कम हो गई हैं। पहले हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने अभी जो कल निकला है 2 दिन पहले, उन्होंने बात को माना है कि पहले 2011-12 में पूरी पॉपुलेशन का 38.4% लोग एम्प्लॉयड थे। वो 38% गिर के अब 34% पे आ गया है। तो एक कैटेगरी ऐसी लोगों की है जो कि उनके पास ना तो नौकरी है, ना ही उनके पास नौकरी चाह रहे हैं। बीए कर लिया, एमए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, शादी कर ली लड़की ने। तो इसलिए ये जो कैटेगरी है नॉन वर्कर्स की, ये बढ़ती चली जा रही है। और लास्टली मैं कहना चाहूँगा कि चूँकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर महिला हैं, उन्हें महिलाओं के लिए 2 बातें कहना चाहिए था। एक तो जो ज़मीन हमारी है, लैंड में महिलाओं का शेयर ओनरशिप में सिर्फ 2% है। इसे बढ़ा कम से 10% तो करिए, 20% तो करिए, वो नहीं किया। तीसरी बात ये कि अनएम्प्लॉयमेंट में आप देखेंगे कि महिलाओं का जो शेयर है रूरल एरियाज़ में, पहले 1983 वगैरह में 40% विमेन इन द एज ग्रुप 15 to 59 वो रोज़गार में थी, वो गिर के अब 25% आ गया है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत आवश्यक है कि उन्हें जॉब्स का शेयर बढ़ाया जाए और उनको ज़मीन में जो लैंड है उसका शेयर उनको मिले। धन्यवाद सक्सेना साहब। चतुर्वेदी जी, यू आर नेक्स्ट। माइक को अपने थैंक यू। आई वुड जस्ट हैव 3 पॉइंट्स टू मेक। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब हम बजट जैसी एक एक्सरसाइज देखते हैं जो हर साल होती है, और पिछले 60 सालों में हमारी एक ऐसी आदत हो गई है कि बजट में क्या अनाउंसमेंट हुआ, क्या नई स्कीम आ गई, ये हम लोग बजट के अंदर ढूंढते हैं। मुझे लगता है कि पिछले 4-5 साल में इस सरकार ने जो एक प्रयास किया है वो अगर आप अलग अलग पॉइंट्स में देखें तो सबसे पहला प्रयास ये हुआ है कि हम क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी की तरफ जाएं। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। तो इसमें लाइफ में क्वालिटी कैसे आए, अगर स्कूल्स हैं तो उनके अंदर हम क्वालिटी कैसे लेके आएँ। जैसे कल आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात हुई, पोल्यूशन कम करने की बात हुई। तो इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी वी आर गोइंग टुवर्ड्स क्वालिटी। तो क्वालिटी इंप्रूव करनी है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में कैसे शुरुआत की जाए, कहाँ शुरुआत की जाए, एग्रीकल्चर में कैसे शुरुआत की जाए। तो आपने कल उसको एग्रीकल्चर में, ऑटो इंडस्ट्री में कई जगह पर देखा। अगर आप एग्रीकल्चर का बजट उठा के देखें तो अकेला ऐसा मंत्रालय है सारे मंत्रालयों में जिसका बजट 92% बढ़ाया गया है।
तो ये अभी समय कम है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन एक वो महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ करें लेकिन डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ कैसे आर्थिक विकास हो। तो कल आपने देखा कि वित्तीय मामलों में वित्त मंत्री ने एक अनुशासन बरता है। वो हम अनाप शनाप पैसा खर्च करते जाएं, बाद में कर्जा लेते बैठे हैं, तो वो मानसिकता से वित्त मंत्री बची हैं और उन्होंने जो आवश्यक था उसके हिसाब से खर्चा बताया और जितना FRBM एक्ट में बताया गया है उसके भीतर अपने आप को रख करके अपने कार्य को सामने लेके आई हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात जिसमें कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए क्या आवश्यक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी और बाकी जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनकी भूमिका क्या होगी, बैंकिंग की व्यवस्था क्या होगी, और बिना सरकार का पैसा खर्च करे हम सोशल सेक्टर में डिलीवरी कैसे लेके आ सकते हैं। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे पिछले 3 वर्षों में लगातार प्रयास हुए कि हमने नए इंस्ट्रूमेंट्स पैसा जनरेट करने के लिए खड़े करे। 24,000 करोड़ हमने उन 3 इंस्ट्रूमेंट से लेके आए, उसमें टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र, ऐसे कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की उन्होंने चर्चा करी। तो हम ये देख सकते हैं कि ऐसे नए इंस्ट्रूमेंट्स पैसा जनरेट करने के जिससे डिलीवरी हो सके। चूँकि एक यंग कंट्री है, यंग लोग हैं, तो उन लोगों की एजुकेशन और एजुकेशन की क्वालिटी और उस क्वालिटी के साथ उसमें स्किल, उसको जोड़ने का एक बड़ा भारी काम कल उन्होंने इसकी शुरुआत की है। मुझे लगता है बजट इस मामले में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस कल रहा। थैंक यू। वेनु, आखिरी आप। मैं केवल एक बात रखना चाहता हूँ, जो एक ब्रॉड मैक्रो इकोनॉमिक बात आपके सामने रखूँगा। वो ये है कि मोदी सरकार ने पिछले 4-5 साल में एक बहुत बड़ा वेलफेयर स्टेट बनाने की एक मुहिम शुरू की है, जिसमें आयुष्मान भारत, 10 करोड़ फैमिलीज़ को हेल्थ इंश्योरेंस, गरीबों को सब्सिडाइज्ड घर, लास्ट माइल इलेक्ट्रिसिटी, उज्ज्वला, ये सब आपने पढ़ा होगा, अखबारों में छपा भी है। मगर मेरा ये कहना है कि इतनी बड़ी वेलफेयर स्टेट जो ज़रूरी है, और उसको अगर आप सस्टेन तरीके से अगर फंड करना चाहें अगले 10 साल में, तो आपको ग्रोथ भी जनरेट करना होगा। ग्रोथ जब तक नहीं जनरेट होगा, इनकम जब तक जनरेट हो, पहले जनरेट करें तब जाके आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो वो जो ग्रोथ का जो फोकस है, वो इस बजट में बात तो कही गई है, मगर कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि अभी भी ग्रोथ जनरेट करने के लिए जो जिस तरह की टैक्सेशन होनी चाहिए और जिस तरीके से एक मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन क्रिएट करना चाहिए, वो अभी हुआ नहीं है। अभी बात निर्मला सीतारमन जी ने कही है कि वो करेंगी, मगर वो मैं देखूंगा किस तरह होगा, क्योंकि अभी जिस तरह का जो स्लो डाउन है, और ग्लोबल स्लो डाउन भी है, जैसे हमारे मॉडरेटर साहब ने बोला, तो अब उस कंडीशन में अगर जीडीपी ग्रोथ कम हो रहा है, इनकम्स कम हो रही है, तो ये वेलफेयर स्टेट को कैसे फंड करेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस मामले में एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी में भी सुधार लाने की बहुत ज़रूरी है, ताकि जीएसटी और सरल हो। क्योंकि पिछले साल का एक्सपीरियंस देखा गया कि जीएसटी का जो टारगेट था, उसके तुलना में 1,60,000 करोड़ जीएसटी कम कलेक्ट हुआ है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और डायरेक्ट टैक्स भी चैलेंज है। टैक्स बेस को मैं मानता हूँ कि थोड़ा वाइडन करना चाहिए, और जो मिडिल क्लास पे टैक्स का बर्डन कम होना चाहिए। जो रिच लोग हैं उनको आप प्रोग्रेसिवली टैक्स कीजिए, और टैक्स सिस्टम थोड़ा सा बैलेंस्ड और इक्विटी बेस्ड हो, और फिर उस ग्रोथ जनरेट करके टैक्सेस कलेक्ट की जाए, और फिर एक वेलफेयर स्टेट को फंड की जाए। ये मेरे हिसाब से अगर ये ठीक से हो तो मैं इस बजट को सक्सेसफुल मानूंगा। धन्यवाद। आपने टैक्स की बात करी और वेनु ने भी उसको एको किया। अगर टैक्स देना इतनी खुशी की बात है तो मेरे ख्याल सबको टैक्स देना चाहिए, सिर्फ अमीरों को क्यों? एक ये सवाल है। टैक्स की भी एक बैलेंस होती है कि कितना हाई टैक्स आप अमीरों पे डालेंगे कि वो छोड़ के ही चले जाएं, या बोले कि भाई हमें कुछ करना ही ना हो। तो ये एक बैलेंस आता है जो कि इस बजट में काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे। बट एनीवे, सवाल अब ये है कि हम लोग का मतलब हर फाइनेंस मिनिस्टर अक्रॉस गवर्नमेंट्स
कहता इनको वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की जो नीतियां हैं उन पे इनका बहुत कमांड है, बहुत एफिशिएंटली, बहुत पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल चीज़ें करते हैं और इस सरकार ने उसको डिलीवर भी किया है, इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली उसकी कोशिश की है। लेकिन वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, जैसे वेनु ने कहा, सिर्फ वेल्थ क्रिएशन के आधार पे हो सकता है। तो जो वेल्थ क्रिएशन जो है वो है ग्रोथ के लिए इस बजट ने क्या कहा है, मैं एक मिनट अपने पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूँ। देखिए, मैं दोनों सवाल का जवाब दूंगा। पहले तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, हमारे गवर्नमेंट की बहुत क्लियर पॉलिसी है कि जो मोदी जी ने बार बार कहा है, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। और जब गवर्नेंस मॉडल आता है और उसमें दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, और किसी भी रोल ऑफ स्टेट का भी देखें तो अगर वो इफेक्टिव है तो उसमें एफिशिएंसी देखते हैं और फेयरनेस। तो हमने जो भी काम किया है उसको एफिशिएंसी उसमें लाई है, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो, और बेनिफिशियरी जो फेयरनेस के साथ जो बेनिफिशियरी होना चाहिए उसको हमने बेनिफिट दिया है, जो देश के लोग जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए था। जहाँ तक ग्रोथ का सवाल है, अगर आप देखिए तो आप इस बजट में अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। हम बराबर कहते हैं, हम लोगों को सुनते आए हैं और बराबर ये सुनते हैं कि इंडिया एक बड़ा मार्केट है, कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है हमारी होती है। लेकिन इस बजट में अगर आप देखें तो पॉलिसी डायरेक्शन ही चेंज किया है सरकार ने, बहुत बड़ा शिफ्ट है और शायद लोगों ने उस पर अभी तक किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की। हमारा ये जो शिफ्ट है वो जो कंजम्पशन लेड इकोनॉमी से लेके इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमी, जो इवेंचुअली जो है वो जो ग्रोथ लाएगा, दैट विल लीड टू ग्रोथ, और उसके वो लीड करेगा फिर जॉब क्रिएशन में। और जहाँ वेल्थ जो है अपने आप जॉब क्रिएशन की जो समस्या है, जो गांव-गांव तक जो है इनकम लेवल की समस्या है, वो सारी अपने आप ही शुरू हो जाएगी। तो इस बार हमने कहा है, जिस तरह के इनिशिएटिव पॉलिसी इनिशिएटिव लिए हैं उसमें जो है कैपिटल जो है, आज देश में जो सेविंग है वो तो इन्वेस्ट होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम प्रमोट करेंगे, जिसके लिए जिस दिशा में हमने काम किया है। साथ साथ जो फॉरेन सेविंग है, देश की सेविंग नहीं, फॉरेन सेविंग को लाने की बहुत बड़ी पेशकश इस बजट में की गई है। इसलिए सरकार ने कहा है कि जो सॉवरेन वेल्थ फंड है, चाहे जो बड़े बड़े फंड्स हैं, उसके लिए साल में एक बार इन्वेस्टर मीट होगा, जिसमें हम जैसे हम सरकार की तरफ से बहुत सारे सॉवरेन वेल्थ फंड से हमने मिले, उन लोगों का है, उनके पास सरप्लस फंड है, और दुनिया के जैसे चाइना में वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट उनका। तो जाहिर है दे आर लुकिंग फॉर ए फ्रेमवर्क जो देश में वो पैसा लेकर आए, और इसीलिए सरकार ने दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ की है। एक तो कि फॉरेन जो सेविंग है उसको देश में लाने के लिए जो पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया है, और साथ साथ जो एक्सेस, जो इंडिया कभी ग्लोबल मार्केट में एक्सेस, एक देश जो सॉवरेन बॉन्ड लेकर कभी नहीं, तो उस दिशा में भी सरकार ने कोशिश की। प्लस जो लोकल मार्केट में पेनिट्रेशन, चाहे बॉन्ड मार्केट के थ्रू हो, और क्रेडिट फ्लो के लिए जो बैंक को कैपिटलाइज किया है, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत बड़ा ग्रोथ लेके आएंगी, ग्रोथ मोमेंटम। और आप आगे आने वाले जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हमने जो बात की है, उसके लिए जो मोमेंटम चाहिए और जो पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए, वो सारी चीज़ें इस बजट में बहुत अच्छे से डिफाइन की गई हैं। और अगर आप देखिए पिछले 5 साल के जो जफर साहब, आप बाकियों का टाइम खा रहे हैं। मैं 5 साल में जो हमने किया है उसमें साफ दिखता है कि हमारा जो डिलीवरेबल है, चाहे एफिशिएंट मॉडल हो, चाहे जो इकोनॉमी में अगर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हमने जोड़ी है, तो जाहिर है हमारा एक्सपर्टीज़ भी है और हमारी कीननेस भी है, और हमारे पास जो पॉलिसी फ्रेमवर्क जो हम चाहते थे वो भी है। और ये बात ज़रूर है कि जो आप टैक्स के बारे में कहा, देखिए बड़े बड़े लोग थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके खुशी होते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे आगे जाना पड़ेगा। सक्सेना साहब ये कह रहे हैं कि ये ग्रोथ की बजट है, लेकिन आपने जो अभी कहा इंक्लूसिव नहीं है। वैसे जो सवाल जो आपने रेज किया, उसके इनइक्वालिटी हर देश में होती है, और मेरे ख्याल भारत की इतनी ख़राब नहीं है अगर आप जीनी कोफिशिएंट देखें तो। ऑल्सो पावर्टी से काफ़ी लोगों को हटा दिया गया है। हमारी पावर्टी का रेट, जितने परसेंटेज ऑफ पीपल जो कि पावर्टी के एक्सट्रीम पावर्टी के अंदर हैं, वो बहुत कम हो गए। पहले भारत एक नंबर 1 सबसे दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पावर्टी के लोग भारत में होते थे, अब नहीं है, अब वो नाइजीरिया में चले गए हैं। और मुझे जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं वो अगले 5-7 साल में एक्सट्रीम पावर्टी में भारत कोई नहीं होगा। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि ये नहीं है, और ये ग्रोथ, और जाएंगे कैसे, ग्रोथ कैसे आएगी इस बजट में? ग्रोथ का बताइए। सरकारी आंकड़े खुद बताते हैं कि 1980 के आसपास जो टॉप 1% है, उनका इनकम में शेयर 6% था, और वो अब बढ़कर 6% से 21% हो गया है। तो इसलिए ये बात सही है कि गरीबों की इनकम भी बढ़ी है, लेकिन गरीबों की इनकम बढ़ी है 1-2% पर एनम, और अमीरों की इनकम बढ़ी है 10-15% पर एनम। तो ये इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही, पहली बात। दूसरी बात ये है कि
इसके कारण ये है कि बहुत सारे हमारे जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ही गलत हैं। अगर आप नरेगा को देखें तो आप देखेंगे नरेगा में बिहार में खर्चा, जो गरीब राज्य है वहाँ पर एक रूरल पुअर पर 600-700 रुपये पर एक साल में खर्चा होता है। केरला में यही खर्चा पर रूरल पुअर 16,000 रुपये है। तो ये तमिलनाडु में 12,000 रुपये है, हिमाचल प्रदेश में 11,000 रुपये है, यूपी में सिर्फ 900 रुपये है। तो ये बड़े आराम से इसको सही कर सकते हैं अगर आप कह दें कि जैसे PMGSY में जो स्टेट को एलोकेशन होता है वो स्टेट की, राज्य की कितनी अनकनेक्टेड हैबिटेशन है उस पर बेस करेगा। ऐसे हम नरेगा में भी कह दें कि हर एक स्टेट को वही कोटा मिलेगा जिसके हिसाब से जो उसके रूरल पुअर हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री को चाहिए लैंड, लेकिन हमने इतना गलत लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया जिसकी वजह से लैंड मिल ही नहीं सकती इंडस्ट्री को। मैं बात कर रहा था DM गाजियाबाद से 2 दिन पहले, कह रही थी 3-3 साल लग रहे हैं और यहाँ तक कि जो सरकारी प्रोजेक्ट है उन तक को हम लैंड नहीं दे पा रहे हैं। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट में बहुत ही गलत काम किया गया है और बहुत सारी कमेटीज़ बना दी गई हैं। तो अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं, तो आपको सरलीकरण करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि इसमें हम जो है अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी लैंड दें, क्योंकि पर यूनिट लैंड अगर आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर में अगर आपके पास 2 एकड़ ज़मीन है तो सिर्फ एक परिवार को नौकरी मिल सकती है। 2 एकड़ ज़मीन पर आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो कम से कम 10, 20, 50 आदमी को नौकरी दे सकते हैं। पर यूनिट लैंड पर इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो 10-20% ज़्यादा है, 10-20 गुना ज़्यादा है। तो इसलिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी हम लैंड अवेलेबल कराएं इंडस्ट्री के लिए। थैंक यू सक्सेना साहब। तो लैंड रिमेन्स द कॉन्स्टेंट। लैंड वैसे स्टेट सब्जेक्ट है तो इसके लिए बजट में ज़्यादा किया नहीं जा सकता। लैंड एक्विजिशन कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। पार्डन? लैंड एक्विजिशन इज ए कॉन्करेंट ऑन द कॉन्करेंट। बट लैंड एक्विजिशन तो फेल हो चुका है, तो अगर हमें लैंड में रिफॉर्म्स चाहिए वो तो स्टेट पे ही जाने पड़ेंगे इस बजट से आगे। बट मैं आपसे सहमत हूँ लैंड के बगैर, क्योंकि पिछले 4 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, रोड, सड़क, एयरपोर्ट्स के लिए ही लैंड 4.5 गुना बढ़ चुका है। तो इकोनॉमिक वायबिलिटी भी उसकी अभी अंडर क्वेश्चन है। चतुर्वेदी जी, व्हाट आर द ग्रोथ सिग्नल्स इन दिस बजट? थैंक यू गौतम जी। आपके दोनों सवालों का जवाब मैं एक लाइन में देने की कोशिश करता हूँ। पहला सवाल आपका ये कि ग्रोथ के क्या पैरामीटर्स हैं, क्या बजट हमें ऑफर करता है। अगर आप देखें इस सरकार में एक पैराडाइम शिफ्ट लगातार सब प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहा है, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, सोशल सेक्टर पॉलिसीज़ में हमें दिखता है, और वो ये है कि हम एंटाइटलमेंट बेस्ड अप्रोच से हट करके एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बढ़ाई जाए, उद्यमिता कैसे बढ़ाई जाए, स्टार्टअप्स का कल्चर कैसे बढ़ाया जाए, तो ये एक जो बड़ा बदलाव आया है जिसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटजी और रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा अप्रोच ही बदल के रख दिया है। उसमें अभी हमने देखा पिछले 60 सालों में रीडिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे जो करप्शन हुआ है, जो ड्रेन हुआ हमारे रिसोर्सेज के ऊपर, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो इसलिए ये सरकार ने गाड़ी को बदलने का प्रयास किया है, उसकी दिशा बदलने का प्रयास किया है। ये नहीं हो रहा कि सरकारी खजाने से आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, पता नहीं कितने कार्यक्रम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। सरकार ने कहा कि भाई हर आदमी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाए, स्टार्टअप्स की तरफ जाए। इस बजट में उसकी कई घोषणाएं हैं, लेकिन पिछले 4 सालों में, 5 सालों में आप देखेंगे लगातार उस तरफ प्रयास हुए हैं। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात जो आपने कहा कि भाई इतने रिच लोगों के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि इस सवाल को सिर्फ टैक्स के दायरे में रख के नहीं देखा जाना चाहिए। अगर आप देखें इस सरकार ने अगर रिचेस्ट लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाया है तो इस सरकार ने उनके लिए बाकी इकोसिस्टम भी आसान किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उनके लिए बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर उनके लिए बड़ा है। कई बड़े पोर्ट्स, 41 मेजर पोर्ट्स, द होल सागरमाला प्रोजेक्ट। तो ये जो बड़े पोर्ट्स हुए, अभी तक ये होता था कि आप सिंगापुर में आपको इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे। पिछले 1992 से एक टैक्स स्टेबिलिटी आई हुई है हमारे देश में कि इतने स्लैब्स होंगे। गौतम जी, यही मैं आपसे कह रहा हूं, नीचे बढ़ता जाएगा, और उसका फायदा भी हुआ है, टैक्स रेवेन्यूज बढ़े हैं।
बिल्कुल सही है, अचानक बिल्कुल हम देख रहे हैं कि 92 के बाद एक नया टैक्स स्लैब बढ़ा दिया है, जोड़ दिया है। 1987 के बाद एक 40% से ऊपर टैक्स रेट वापस आ गया है। ये आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर द रिच, मैं उस कैटेगरी में बिल्कुल नहीं हूँ, मगर ऑन प्रिंसिपल हमारी जो एक पॉलिसी स्टेबिलिटी थी टैक्स के आधार पे, वो तोड़ी गई है। नहीं, यही गौतम जी मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका प्रिंसिपल बहुत नैरो फोकस ले रहा है। आज आप देखिए, जिस नए भारत के लिए हम बात कर रहे हैं, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, यू रिक्वायर रिसोर्सेज फॉर दैट। जो रिचेस्ट लोग हैं वही रिसोर्स दे सकते हैं, मिडिल क्लास कहाँ से रिसोर्स देगा? तो हम तो अपना जो इनकम टैक्स है वही सालाना सरकार को दे सकते हैं, लेकिन जो रिच लोग हैं वो अगर एक्सपैंडिंग इकोनॉमी में बड़ा कदम आगे लेकर के आएँ, और सरकार उनके साथ खड़ी है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रही है, तो यू आर एबल टू इन्वेस्ट इन पोर्ट्स। आज आप देखिए, परसों, आई शुड नॉट बी नेमिंग एनी इंडस्ट्री, बट वन बिग हाउस गॉट 5 मेजर एयरपोर्ट्स टू बिल्ड। तो अब आप देखिए कि ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स आप 20-20 साल में सोच नहीं सकते थे, आज आपको 2-3 साल में बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, आपसे सहमत तो नहीं हूं मैं। वेनु, आप इस आर्ग्यूमेंट को आगे ले जाना चाहेंगे? देखिए, मैं इज हाई टैक्सेशन ऑन द रिच अ गुड थिंग फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ? देखिए, इट इज़ नॉट अ गुड ग्रोथ सिग्नल। ये मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ, और इनकी बात, मैं आपके दोनों के बीच की एक बात बैलेंस कर रहे हो यार, अपनी बात बोलो यार। नहीं, व्हाट डू यू थिंक, इज इट गुड और नॉट? नहीं, I want to, this is a little more nuanced. That's why I don't want to, Nirmala Sitharaman could have said that I want to retain the basic tax structure, I don't want to disturb it. और सरचार्ज उन्होंने कहा, वो ये कह सकती थी कि ये मैं विड्रॉ कर लूँगी, अभी रिसोर्स की ज़रूरत है 1-2 साल बाद में विड्रॉ कर लूँगी, इतना भी बोल देती थी, तो मुझे लगता है कि वो इट वुड हैव बीन रीजनेबल। मगर इस पे ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट होगा? डू यू थिंक, जैसे चतुर्वेदी साहब ने कहा है कि I'll tell you, the taxing, they'll collect merely 12,000 crores by taxing people with incomes of 5 crores and above, and 2 crores to 5 crores. It's not getting the government any बहुत कोई भारी रेवेन्यू नहीं मिल रहा। मैं तो कहूँगा इससे ज़्यादा रेवेन्यू इन्होंने पेट्रोल और डीजल में वो लगा के, जो एक्साइज 1-1 रुपये लगा के उसमें उन्होंने 20-25 हज़ार करोड़ इकट्ठा किया, उसमें तो गरीबों में भी लग रहा है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव माना जाता है कि आप एक गरीब पे भी उतना ही लग रहा है जितना एक अमीर दे रहा है। तो ये मेरे हिसाब से ये रिग्रेसिव टैक्स है। ये ग्रोथ बजट है या नहीं है? ओवरऑल मैं ग्रोथ बजट, मेरा ये कहना है कि इसका पोटेंशियल है, अगर ये 100 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कर रहे हैं 5 साल में, और 1 साल में 20 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है अभी भी। और मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐड करता हूँ, जिसमें हेल्थ केयर आता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये आयुष्मान भारत वगैरह, उसमें अगर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके, PPP मॉडल करके, अगर ये पूरे देश में हॉस्पिटल्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर ये ग्रोथ डिलीवर कर सकते, तब ये ग्रोथ डिलीवर होगा, 100% होगा। थैंक यू।